ये रही डिस्क, यहाँ एक मास जो पड़ा हुआ है वो ऐसे रोटेट कर रही है इस पॉइंट के अराउंड, यानी कि इसके लिए आर की वैल्यू ये आ गई और एम इसका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4, और आज हम चैप्टर 4 के जो न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग थे वो देखेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, 4 तक कर लिए थे हमने। न्यूमेरिकल 5 है, कहा जा रहा है अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ। एक सैटेलाइट चाह रही है कि वो अर्थ के अराउंड रोटेट करना शुरू हुआ एक ऑर्बिट में एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 60 माइल्स। तो यहाँ पे वर्ड विशेस का यूज किया गया है कि एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर नहीं रही, चाह रही है ऑर्बिट करना। क्यों? क्योंकि आगे जो हाइट गिवन है वो 100 किलोमीटर है, यानी कि अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पे एक सैटेलाइट चाह रही है कि वो ऑर्बिट करे। और ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने अपने लेक्चर में बताया था मैंने कि कम से कम जो हाइट होनी चाहिए अगर अर्थ के अराउंड रोटेट करना है, रिवॉल्व करना है, तो कम से कम 300 से 500 किलोमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट 100 किलोमीटर की हाइट पर रिवॉल्व करना चाह रही है, तो एक अज्यूम्ड हाइट है। ऐसा बहुत मुश्किल है कि 100 किलोमीटर की हाइट पर कोई सैटेलाइट ऑर्बिट करना शुरू हो जाए, लेकिन क्योंकि हम कैलकुलेशंस देख रहे हैं तो इसमें हम देख सकते हैं 100 किलोमीटर approximately 60 miles above the surface of earth determine the speed, acceleration and orbital period of the satellite। इन्होंने कह दिया क्या क्या फाइंड करना है, स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली, ऑर्बिटल स्पीड, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, और ऑर्बिटल पीरियड, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। तो इसको अभी देखते हैं। इधर इन्होंने हमें मास ऑफ अर्थ दे दिया है। अच्छा, एक चीज का आपने ध्यान रखना है कैलकुलेशन में कि मैं जब भी मास ऑफ अर्थ अभी लिया है वो 6 एक्सपोनेंट 24 लिया है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में दे दिया गया कि 5.98 है, तो अब आप इसको 6 नहीं रख सकते। मोस्टली क्या होता है, इसके नंबर पेपर में कट सकते हैं, तो आप 5.98 ही लिखे। अब 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सॉरी अप्रोक्सीमेट नहीं है, एक्चुअल वैल्यू है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 6 एक्सपोनेंट 24 ले लेते हैं। और रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया है, तो रेडियस ऑफ अर्थ हम वैसे 6.4 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 6.37 है, एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो जो वैल्यूज अगर क्वेश्चन में दे दी गई है, कांस्टेंट सी की क्यों ना हो, आप फिर वही ले तो वो ज्यादा बेहतर है। और ये सब कुछ फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। गिवन ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड और देन सॉल्यूशन। तो कैसे फाइंड किया जा सकता है इनको, हम क्या करते हैं कि एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सैटेलाइट की फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड। पहले रिक्वायर्ड को समझ लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, इससे कुछ हाइट पे एक सैटेलाइट ऑर्बिट करना चाह रही है, इसकी कुछ ना कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी जो फाइंड करनी है। दूसरा, जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो इसको एक फोर्स है जो इनवर्ट खींच रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और तीसरा, लेट सपोज सैटेलाइट यहां से रिवॉल्व करना शुरू हुई, कंप्लीट रोटेट करके वापसी जब अपने इनिशियल पॉइंट पर आई तो उसको कितना टाइम लगा हमें वो बताना है, जो कि टाइम पीरियड होगा। तो सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी mc डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि इसके अंदर जो हमारे पास ये r है, ये ऑर्बिटल रेडियस है, ये हाइट नहीं है ये वाली। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दी, लेट्स सपोज ये अर्थ है, इसके अराउंड मून रोटेट कर रहा है ऐसे। मून भी एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो ये जो r होगा ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। अब क्योंकि उन्होंने हमें एक सैटेलाइट बोली है, सैटेलाइट बहुत छोटी होगी, तो हम इस डिस्टेंस को लेंगे, यानी कि हाइट, ये हाइट और प्लस यहाँ पे जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो दोनों को लेना होगा हमारे को। तो क्या करेंगे, पहले हमें ये स्मॉल r कैलकुलेट करना होगा। तो स्मॉल r कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कैपिटल G की वैल्यू भी ऐड करनी होगी, 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 किलोमीटर है, किलो की वैल्यू एक्सपोनेंट 3 होती है, तो वैसे तो मुझे नीचे ही कर देना चाहिए था लेकिन नहीं किया मैंने। क्या हो जाएगी 100 एक्सपोनेंट 3 मीटर, और अगर हम इसका पॉइंट पीछे लेके चले जाए 3 बार तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 एक्सपोनेंट 6 मीटर। मैं 1 एक्सपोनेंट 5 भी लिख सकता था लेकिन एक्सपोनेंट 6 रखने की एक रीजन है, वो अभी देखते हैं क्यों। आर कैसे आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सैटेलाइट की हाइट, क्योंकि ये ऑर्बिटल रेडियस है, हाइट नहीं है सिर्फ, ये जो आर है ये ऑर्बिटल रेडियस है। आर ई 6.37 एक्सपोनेंट 6 और प्लस हाइट आई है 0.1 एक्सपोनेंट 6। तो एक्सपोनेंट 6 में रखने का रीजन ये था ताकि मैं कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकूं। अब क्या होगा, 6.37 प्लस 0.1 करेंगे 6.47 हो जाएगा और एक्सपोनेंट 6 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्बिटल रेडियस या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ऑर्बिटल रेडियस। अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v ऑर्बिटल अंडर रूट g, यहाँ पे हम mc लिखते हैं। mc हमारे पास सेंट्रल बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी है, यानी जिस बॉडी के अबाउट सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो यहाँ पे उसका मास आता है। तो अभी किसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है, अर्थ के, तो हम इसे हम mc की जगह me लिख देंगे। mc मीन सेंट्रल बॉडी, me मास ऑफ अर्थ हो गया। तो g भी पता है, सब कुछ ही पता है अब हमारे को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट g की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11, मास ऑफ अर्थ 5.98 एक्सपोनेंट 24, और हमारे पास r की वैल्यू आई हुई है 6.47 एक्सपोनेंट 6। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7.852 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी 7.852 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल ही नहीं है। क्यों, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे सॉरी वी स्क्वायर, और ये वेलोसिटी कौन सी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो आप यहाँ पे इसको लिख लें कि ये हमारे पास 0.1 एक्सपोनेंट 6 भी हो सकता है। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे आएगी, वेलोसिटी 7.852 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय आर, हमारे पास है 6.47 एक्सपोनेंट 6। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अगेन क्या हुआ, यहाँ पे आप चाहे तो एक्सपोनेंट पहले कैंसिल करें, कैलकुलेशन सारी शो कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, मैं यहाँ नहीं करता ताकि टाइम बचे हमारा। तो हमारे पास आ जाएगा 9.528 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गई उस सैटेलाइट की जो 100 किलोमीटर पर रिवॉल्व करे अर्थ के अराउंड और 100 किलोमीटर की हाइट पे, तो उसकी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कुछ ये आ जाएगी। तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी भी आ गई, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी आ गई। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड के लिए सिंपली हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, सॉरी 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट नहीं सॉरी जी एम सी। अच्छा, वहां हमने एम सी कुछ ऐसे ही लिखा था, आप चाहे तो कैपिटल एम लिखें चाहे तो स्मॉल लिखें। अच्छा, एम सी वही सेंट्रल बॉडी का मास है, क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास 4 पाई की वैल्यू 3.142 का स्क्वायर, रेडियस का क्यूब, रेडियस क्या है, ये वही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6.47 एक्सपोनेंट 6 और डिवाइड बाय जी की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11 और मास ऑफ अर्थ 5.98 एक्सपोनेंट 24। तो हमें सब कुछ ही पता है। अगेन आप कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा कैलकुलेशन में जब भी ऐसी कैलकुलेशंस आ जाती हैं तो आप कोशिश करें कैलकुलेटर में वैल्यूज को ब्रैकेट्स में रखें, वरना आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करा करें जब भी कैलकुलेशन लॉन्ग इनफ हो जाए, 2-3 वैल्यूज 4 वैल्यूज आ जाए,
तो आप उनको ब्रैकेट्स में रखें, वरना कैलकुलेशन में मोस्टली मिस्टेक आ जाती है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.178 एक्सपोनेंट 3 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। अच्छा, इस टाइम पीरियड को अब हमने क्या करना है कि सेकंड में हम चाहे तो इसको आवर्स में भी लिख सकते हैं, चाहे तो सेकंड में ही छोड़ दें, हमारी मर्जी है। तो कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं वही वाले माइंड में लाए। हमें किस में जाना है, सेकंड से आर में जाना है। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। या ऐसे सपोज कर लें, एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। हर मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 3600 आ जाएगा, 3600 सेकंड। हमें सेकंड से आर में जाना है, क्या करेंगे, सेकंड के साथ 1 लगाएंगे। 1 आर इज इक्वल टू 3600 इंटू 1 सेकेंड। 3600 इधर आ जाएगा, 1 आर डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 5.178 एक्सपोनेंट 3 इंटू 1 सेकेंड। कोई फर्क नहीं आएगा, 1 लगाया 1 मल्टीप्लाई होगा वही चीज आ जाएगी। अब 1 सेकेंड की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.178 एक्सपोनेंट 3 इंटू 1 आर डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या हो गया, अगर आप देखिए 5.178 एक्सपोनेंट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3600। तो हमारे पास जब आप डिवाइड करेंगे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1.44 आवर्स। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा फाइनल। आप चाहे तो सेकंड में रहने दें, आप चाहे तो आवर्स में कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। तो क्वेश्चन 5 हमारा यहाँ के कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है, अ थिन डिस्क ऑफ अ 0.3 मीटर डायमीटर। एक डिस्क है जिसका डायमीटर दे दिया 0.3 मीटर and a total moment of inertia of 0.45 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा आपको कि क्वेश्चन 6 है हमारा। सबसे पहले कहा जा रहा है एक डिस्क है। डिस्क क्या होती है, एक इस तरह की डिस्क होती है और वो बीच में से कुछ ना कुछ पोर्शन उसका खाली होता है। अब वो कितना भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। सही, यहाँ पे ये डिस्क है, ये वाला पोर्शन खाली है इसका। कहा जा रहा है ऐसी एक डिस्क है, a thin disk of a 0.3 मीटर डायमीटर, जो टोटल डायमीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 0.3 मीटर डायमीटर, एंड अ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 0.45 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया है 0.45 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इज रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। ये रोटेट कर रही है अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड। सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल ऐसे यहां सेंटर में लाई कर रहा होगा, ये ऐसे रोटेट कर रही है अबाउट सेंटर ऑफ मास। जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जहां सारा का सारा मास इसका एक्ट कर सकता है, वो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है, जहां से ये हॉलो है, जहां से ये खाली है। इस पॉइंट पर इसका सारा मास एक्ट करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट दिया गया है। मजीद आगे कहा जा रहा है, there are 3 rocks with masses 0.2 kg on the outer part of the disk। 3 masses हैं 0.3 kg के, सॉरी 0.2 kg के 3 masses है जो इसके एंड्स पे कहीं ना कहीं रख दिए गए। यानी कि लेट्स सपोज एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, और अब कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। इन्होंने क्या किया, पहले डिस्क ली, उसका डायमीटर ये था, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया ये। अब इन्होंने कहा कि अब हमने 3 पत्थर लिए, 3 रॉक्स लिए, तीनों को इसके बिल्कुल एंड पे रख दिया। अच्छा, ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, इस वाले मास का डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, इस डायमीटर का हाफ। 0.3 का हाफ होता है 0.15। सेम वही डिस्टेंस यहां होगा और वही डिस्टेंस यहां पे होगा, यानी तीनों का आर सेम है।
दूसरा, तीनों का मास भी सेम है 0.2, 0.2 और 0.2, और कह रहे हैं कि सिर्फ अकेले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था, जब हमने पत्थर रख दिया, ऐसे रॉक ला के रख दिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, टोटल हमें फाइंड करना है। तो पहले डेटा बनाते हैं। डेटा क्या बन जाएगा, सबसे पहले हमें डिस्क का डायमीटर दिया गया, d इज इक्वल टू 0.3 मीटर। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया डिस्क का, तो मैं आई डी लिख रहा हूं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.45 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद आर अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये मैंने डायरेक्टली बता दिया था। मास दे दिया गया है तीनों रॉक्स का, m1 का मास बराबर है m2 रॉक के, और उसी का मास बराबर है m3 के, जिसे मैं सिंपल m बोल दूंगा, और वो है 0.2 kg। मास आ गए, ये आ गया। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यही लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड हमारे पास है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टोटल, यानी कि डिस्क और प्लस उसमें जो रॉक्स ऐड किए गए हैं उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक साथ कैलकुलेट करके बताना है। तो सिंपल हम करेंगे ये कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो उन मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन सबको हम ऐड कर देंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, हमें तो डिस्क का पता है सिर्फ। तो पहले तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। r इज इक्वल टू डी बाई टू, डायमीटर है 0.3 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा 0.15 मीटर। अच्छा, अब क्या करेंगे, डिस्क को समझें, जो मैं आपको डिस्क की डायग्राम बताई ना उसको समझें। ये रही डिस्क, यहाँ एक मास जो पड़ा हुआ है उस वो ऐसे रोटेट कर रही है इस पॉइंट के अराउंड, यानी कि इसके लिए r की वैल्यू ये आ गई और m इसका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, यानी कि इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा एम आर स्क्वायर से। दूसरे वाले पत्थर के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, इसका मास एम आर तो इसका भी एम आर स्क्वायर, दोनों का मास सेम, आर भी सेम। तीसरा स्टोन है उसका भी वही आर और एम, इसका मतलब तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, जिसे हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई टोटल, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले उसमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई डी, प्लस स्टोन्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सम ऑफ एम आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे डायरेक्टली लिख लें, अभी जो सेकंड स्टेप करेंगे वैसे भी कर सकते हैं, कि हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, आई टोटल इज इक्वल टू आई डी, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस स्टोन 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, स्टोन 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी एम आर स्क्वायर, क्योंकि एम और आर दोनों सेम है। थर्ड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 एम आर स्क्वायर आई डी प्लस 3 एम आर स्क्वायर, इससे हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.45 प्लस 3, मास स्टोन का है 0.2, और जो रेडियस है वो 0.15 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल आ जाएगा आई टोटल, और वो आएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करें 0.4635, और यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट कैसे आती है, एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है ना, मास की यूनिट किलोग्राम, आर की मीटर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ के हमारा न्यूमेरिकल 6 भी कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट करें, देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन 7 में कहा जा रहा है व्हाट इज द आइडियल बैंकिंग एंगल। हमने बैंड कर्व पढ़े थे, यानी ऐसे कर्व जो एक साइड से थोड़े से ऐसे उठे हुए होते हैं, बैंड कर्व्स। उनका फायदा क्या होता है कि अगर उन कर्व्स के ऊपर या वैसे पाथ जो ऐसे थोड़े से उठे हुए उनके ऊपर थोड़ा सा कोई यानी कि फ्रिक्शनलेस भी हो, तब भी उनके ऊपर मूव किया जा सकता है। हालांकि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो बैंड कर्व्स होते हैं, यानी ऐसे कर्व जो ऐसे हुए हुए हो, थोड़े से ऐसे जा रहे हो, ऐसे नहीं हो बल्कि थोड़े से ऐसे टिल्ट हुए हो, उनको हम बैंड कर्व्स बोलते हैं।
तो कुछ ना कुछ अगर आप देखें नीचे से कुछ एंगल बना रहे होंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल पे, ऐसे करके वो एंगल बोल रहे हैं व्हाट इज द आइडियल बैंकिंग एंगल। क्या होगा बैंकिंग एंगल फॉर अ जेंटल टर्न ऑफ 1.2 किलोमीटर रेडियस। एक कर्व है जिसका रेडियस दे दिया 1.2 किलोमीटर, r इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर। इसको मीटर में करेंगे, किलो की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट 3 मीटर। ये हमारे पास आ गया रेडियस उस कर्व का। आगे कहा जा रहा है ऑन अ हाईवे विद ए 105 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड लिमिट। वेलोसिटी बता दी गई है कि मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है 105 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगेन किलो की वैल्यू क्या रखी हमने एक्सपोनेंट 3, तो वही आ जाएगी 105 किलो की जगह एक्सपोनेंट 3। 1 आवर कितने किसके बराबर होता है 3600 सेकंड्स के, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे 3600 और ये आ गया सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन आ गई। तो आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 29.16 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। और कह रहे हैं अज्यूमिंग एवरीवन ट्रेवल्स एट द लिमिट, यानी कि हर कोई इसी वेलोसिटी के मैक्सिमम लिमिट पर ट्रेवल कर रहा है, तो हमें आइडियल बैंकिंग एंगल बताना है यानी थीटा बताना है। रिक्वायर्ड हमारे पास है एंगल और हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। हमने बैंकिंग एंगल के लिए बैंक कर्व्स के लिए एंगल का फॉर्मूला ड्राइव किया था जो बराबर था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हमारे पास एंगल था किसके लिए बैंकिंग एंगल के लिए, बैंक कर्व के एंगल्स के लिए आइडियल एंगल जो होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स, हमें सब कुछ ही पता है, v 29.16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 1.2 एक्सपोनेंट 3 और g की वैल्यू 9.8। ये तो आपको पता ही है। तो आप क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करके इसका tan इनवर्स निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 4.135 डिग्री। ये आपके पास आइडियल वो एंगल आ जाएगा बैंक्ड एंगल। तो इसको आप 4.14 भी कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, आप देखें सिर्फ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूले आपको पता होंगे सब कुछ हो जाएगा। और थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं आसान आसान से, तो वो कॉन्सेप्ट्स है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।